और यही 20 सीटों पर सरकार को चुनाव कराना बहुत मुश्किल हो जाता है। सरकार यहाँ पर उनकी कमियां नज़र आती हैं, वो भी विफल नज़र आती है। तो दूसरी तरफ यहाँ पर निर्वाचन आयोग की भी बात करें तो वो भी कहीं ना कहीं विफल नज़र आता है, क्योंकि वो यहाँ पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम नहीं कर पाए। आप देखिए, सुकमा में ब्लास्ट की खबर सामने आती है, यहाँ पर दुरमा में देखा जाता है कि फायरिंग की खबर सामने आती है। तो उसके बावजूद वोटिंग का सिलसिला जारी है, लोग वोट कर रहे हैं, लेकिन वहाँ से नक्सलियों की तरफ से ये भी जारी है कि वहाँ पर वोटिंग किसी भी तरह से वो रोक दें। वो नहीं चाहते हैं कि वोटिंग हो, कोई सरकार बने या उनको यहाँ पर दबाने की कोशिश की जाए, क्योंकि बिना किसी लिंक के यहाँ पर भूपेश बघेल का नाम नहीं आ सकता है और कहीं ना कहीं इस घोटाले से वो जुड़े होंगे। महादेव ऐप का जो जिक्र आप यहाँ पर कर रहे हैं, तो यहाँ पर इस पर मैं यही कहूंगी कि भूपेश बघेल के ऊपर कोई यहाँ जानबूझकर नहीं उनका नाम लिया गया है। उन्होंने यहाँ जरूर कुछ ना कुछ लेन देन किया होगा, जो करोड़ों का यहाँ पर नाम लिया जा रहा है, इसी वजह से उनका नाम यहाँ पर आया है। तो शायद वो भी यही आरोप लगाते हुए नजर आए, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि इससे पहले बीजेपी के सांसद ने बाकायदा इसके ऊपर किताब तक लिखी थी कि ईवीएम को ब्लॉक कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। तो ये जब आप सत्ता में नहीं होते तो कोई ना कोई तो बहाना आपको चाहिए, तो वो ईवीएम पे आकर रुक जाता है। नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं अक्षय अग्रवाल। इस साल देश के 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों का बिगुल बज गया है, या कहें कि 2024 के आम चुनावों का बिगुल बज गया है। जिस तरह से यहां पर छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मिजोरम, राजस्थान और मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं, तो वो शुरुआत उसकी हो चुकी है और शुरुआत हुई है आज, यानी 7 नवंबर से। 7 नवंबर को यहां पर 90 सीटों वाले छत्तीसगढ़ की 20 सीटों पर पहले चरण का मतदान हो रहा है, तो 40 सीटों वाले मिजोरम की यहां पर सभी 40 सीटों पर आज मतदान पूरा हो जाएगा। इस बीच यहां पर मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरमथांगा जिस तरह से मतदान करने पहुंचे, तो वहां पर जिस ईवीएम मशीन से उन्हें मतदान करना था, तो वो मशीन ही खराब मिली, जिसके बाद वे वहां से अपने घर वापस लौट गए और दोबारा मतदान करने आए। इसके अलावा यहां पर छत्तीसगढ़ में कुछ यहां पर मतदान केंद्रों पर नक्सलियों ने हमला किया और सुरक्षा कर्मियों से नक्सलियों की मुठभेड़ हमें देखने को मिली। तो यहां पर कई सवाल जो है एक बार फिर से खड़े हो गए हैं इस पूरे यहां पर चुनावी माहौल को लेकर के। सवाल यहां पर यह भी है कि जोरमथांगा जिस तरह से यहां चुनावी मतदान करने गए, तो ईवीएम जो खराब हुआ, क्या उसके पीछे कोई साजिश है? यहां पर ऐसे ही कई सवाल है, इन्हीं के जवाब हम यहां पर न्यूज रूम में मौजूद अपने ही साथियों से जानते हैं। यहां पर अमन जी हमारे साथ हैं। अमन जी से पूछते हैं कि अमन जी, जिस तरह से जोरमथांगा जो मिजोरम के मुख्यमंत्री हैं, वे मतदान करने गए और जब वे वहां पहुंचे तो मशीन खराब मिली, तो क्या इसके पीछे कोई साजिश हो सकती है या कि कोई तकनीकी खराबी लगती है? देखिए, बिल्कुल। और पहली बात तो महत्वपूर्ण ये है कि ईवीएम को लेकर जिस तरह से सवाल उठते रहे हैं, जिस तरह की तमाम सारी बातें सामने आती रही हैं कि इसको हटा देना चाहिए, इसकी जगह बैलेट पेपर लेकर आना चाहिए, ऐसे तमाम सारे सवालों के बीच जिस तरह से राज्य के मुख्यमंत्री वोटिंग के लिए जाते हैं और मशीन ख़राब हो जाती है, वाकई ये अपने आप में थोड़ा हैरान करने वाला विषय तो हो ही जाता है। लेकिन साजिश कोई है ये तो मैं खैर नहीं मानूंगा, लेकिन हाँ ये ज़रूर कहूँगा कि कोई तकनीकी ख़राबी ज़रूर इसमें आई होगी। लेकिन फिर भी सवाल फिर बुलंद हो जाता है कि क्या ईवीएम ज़रूरी है या फिर बैलेट पेपर, क्योंकि वो आसान है और सही तरीके से उस पर मतदान हो जाता है। और तमाम विपक्षी पार्टियां काफ़ी समय से इस बात की मांग कर रही हैं कि भाई बीजेपी के जीतने का राज जो है वो ईवीएम है, लेकिन जब खुद जीत जाती हैं तो ईवीएम के ऊपर चुप्पी साध लेती हैं। तो अपने आप में बहुत लंबे समय से डिबेट चले आ रहा है, लेकिन अब जिस तरह से तकनीक खराबी हुई है, इसको लेकर अब वाकई जो राजनीतिक दल हैं वो ज़रूर इस पर बात करेंगे, क्योंकि एक मुख्यमंत्री का इस तरह से चुनाव मतदान केंद्र से वापस जाना वाकई हैरान करता है। अच्छा, यहाँ पर आपने जिस तरह से विपक्ष के इस मत का जिक्र किया कि वे कहते हैं लगातार कि बीजेपी ईवीएम की वजह से जीती है, ईवीएम में कुछ धांधलेबाजी करती है, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं कटाक्ष तब आ जाता है जब यहाँ पर विपक्ष की जीत हो जाती है। हिमाचल में हमने जीत देखी, कर्नाटक में जीत देखी। सवाल खड़ा होता है क्या वहाँ पर ईवीएम खराब नहीं हुआ, या क्या वहाँ पर बीजेपी ईवीएम हैक नहीं कर पाई? तो क्या लगता है, क्या एक एजेंडा ही है ईवीएम का जो चला रही है विपक्ष? देखिए, बिल्कुल। और अगर इसको देखा जाए तो काफ़ी समय से जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी, उस समय बीजेपी लगातार ये वार करती थी कि भाई ईवीएम की वजह से कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी जीत रही है। और आज जब कांग्रेस पार्टी विपक्ष में है तो वो लोग कहते हैं कि ईवीएम को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि बीजेपी पूरी मशीन को हैक कर लेती है और तमाम तरह के आरोप लगाती है और उसके बाद वो चुनाव जीत जाती है। लेकिन वहीं आपने सही कहा कि जिस तरह से हिमाचल में चुनाव जीतते हो आप, कर्नाटका में जीतते हो और तमाम राज्यों में जब आप जीत दर्ज करते हो, तो वहाँ पर फिर आप ये कहते हो कि पब्लिक हमें चाहती है, हमें पसंद करती है, इसलिए वो हमें वोट दे रही है। उस समय ईवीएम को मुद्दा आप नहीं उठाते। तो बाकी दो तरह की बातें तो हैं ही। लेकिन देखिए, मैं फिर कहूँगा कि अभी बीजेपी विपक्ष में है और अगर कल जो है सत्ता में है, कल
अगर बीजेपी को विपक्ष में रहना पड़ा तो शायद वो भी यही आरोप लगाते हुए नजर आए, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि इससे पहले बीजेपी के सांसद ने बाकायदा इसके ऊपर किताब तक लिखी थी कि ईवीएम को ब्लॉक कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। तो ये जब आप सत्ता में नहीं होते तो कोई ना कोई तो बहाना आपको चाहिए, तो वो ईवीएम पे आकर रुक जाता है। तो यहाँ पर अमन जी का साफ तौर पर कहना है कि ईवीएम को जिस तरह से हथियार यहाँ बनाया जाता है, माध्यम बनाया जाता है, एक एजेंडा बनाया जाता है विपक्ष के द्वारा, वो केवल एक एजेंडा मात्र भर है। केवल यहाँ पर कहने की बात हम कह सकते हैं ये है। यहाँ पर नाजमीन है, नाजमीन से जानते हैं कि नाजमीन, कुछ केंद्रों पर छत्तीसगढ़ में नक्सलियों द्वारा हमला किया गया है और मतदान केंद्रों पर हमला हुआ है। क्या वजह लगती है, क्या वे चाहते हैं कि चुनाव ना हो? देखिए, वो चाहते ही नहीं है, इसलिए ये हमला किया गया है। वो खुद आगे एक तरीके से बोलते हुए नजर आते हैं कि हम चुनाव नहीं होने देना चाहते, हम नहीं चाहते कोई सरकार बने, क्योंकि वो अपना दबदबा कायम करना चाहते हैं। और नक्सलियों की बात कही जाए तो उनको हटाने के लिए या उनका प्रकोप कम करने के लिए सरकार लगातार प्रयास करती हुई नज़र तो आई है, लेकिन उन्हें पूरी तरह से हटा नहीं पाई है। अब जैसे कि यहाँ पर देखा जाए कि जिन 20 सीटों पर यहाँ पर वोटिंग की जा रही है, यहाँ पर मतदान देखे जा रहे हैं, इन 20 सीटों में अगर जिक्र किया जाए तो नक्सलवादियों का यहाँ पर प्रभाव ज़्यादा देखने को मिलता है। और यही 20 सीटों पर सरकार को चुनाव कराना बहुत मुश्किल हो जाता है। सरकार यहाँ पर उनकी कमियां नज़र आती हैं, वो भी विफल नज़र आती है। तो दूसरी तरफ यहाँ पर निर्वाचन आयोग की भी बात करें तो वो भी कहीं ना कहीं विफल नज़र आता है, क्योंकि वो यहाँ पर सुरक्षा के कड़े इंतज़ाम नहीं कर पाए। आप देखिए, सुकमा में ब्लास्ट की खबर सामने आती है, यहाँ पर दुर्मा में देखा जाता है कि फायरिंग की खबर सामने आती है। तो उसके बावजूद वोटिंग का सिलसिला जारी है, लोग वोट कर रहे हैं, लेकिन वहाँ से नक्सलियों की तरफ से ये भी जारी है कि वहाँ पर वोटिंग किसी भी तरह से वो रोक दें। वो नहीं चाहते हैं कि वोटिंग हो, कोई सरकार बने या उनको यहाँ पर दबाने की कोशिश की जाए। तो यहाँ पर नाजमीन ने जिस तरह से बताया कि छत्तीसगढ़ की जिन यहाँ 20 सीटों पर इस समय मतदान पहले चरण का चल रहा है, उन 20 सीटों पर नक्सली कहीं ना कहीं प्रभाव रखते हैं, कहीं ना कहीं वे यहाँ पर कह सकते हैं हम कि निर्णायक भूमिका अदा करने की शक्ति रखते हैं। और यही एक बड़ी वजह है कि उन्होंने हमला भी किया। और एक सबसे बड़ी वजह तो सीधे तौर पर यहाँ यही है कि नक्सली यहाँ पर नहीं चाहते कि चुनाव हो, यहाँ पर सरकारें बने, क्योंकि सरकारें लगातार प्रयासरत रहती हैं कि नक्सलियों को कहीं ना कहीं दबाया जाए। नेहा हमारे साथ है, नेहा से जानते हैं कि नेहा, चुनाव से एकदम पहले छत्तीसगढ़ में खासतौर पर भूपेश बघेल का जिस तरह से महादेव बैटिंग ऐप में घोटाले में नाम आया, क्या किसी एजेंडे के तहत नाम आया है? क्या वही चीज है कि केंद्र के दबाव में ईडी ने नाम लिया, या कहीं ना कहीं इसमें शामिल हो सकते हैं भूपेश बघेल? हाँ, देखिए, यहाँ पर इस पर मैं ये कहना चाहूंगी कि यहाँ पर मैं साजिश नहीं बता सकती यहाँ पर, क्योंकि देखिए, आपने वो एक कहावत सुनी है कि आग वहीं लगती है जहाँ चिंगारी होती है। तो कहीं ना कहीं भूपेश बघेल इस ऐप से कहीं ना कहीं लिंक जरूर होगा, तभी यहाँ पर उनका नाम आया है, क्योंकि बिना किसी लिंक के यहाँ पर भूपेश बघेल का नाम नहीं आ सकता है। और कहीं ना कहीं इस घोटाले से वो जुड़े होंगे। महादेव ऐप का जो जिक्र आप यहाँ पर कर रहे हैं, तो यहाँ पर इस पर मैं यही कहूंगी कि भूपेश बघेल के ऊपर कोई यहाँ जानबूझकर नहीं उनका नाम लिया गया है। उन्होंने यहाँ जरूर कुछ ना कुछ लेन देन किया होगा, जो करोड़ों का यहाँ पर नाम लिया जा रहा है, इसी वजह से उनका नाम यहाँ पर आया है। तो यहाँ पर नेहा का कहना है कि जिस तरह से छत्तीसगढ़ में आज यानी कि 7 नवंबर को मतदान से कुछ दिन पहले ही महादेव बैटिंग ऐप में घोटाले के मामले में एकदम से ईडी ने यहाँ नाम लिया सूबे के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का, तो कहीं ना कहीं कोई तो चीज जरूर है। जिस तरह से नेहा ने कहा यहाँ पर कि आग वहीं लगती है चिंगारी जहां होती है, यानी कि जहां चिंगारी होगी आग वहीं लगेगी, यानी कि कुछ ना कुछ तो आधार ऐसा है कि जो यहाँ पर इस मामले में भूपेश बघेल को शामिल कर रहा है, या कोई भी यहाँ पर ऐसा वजह नहीं हो सकती कि बिना वजह के यहाँ पर जो है ईडी ने भूपेश बघेल का नाम इस मामले में लिया हो। बहरहाल चुनाव यहां पर शुरू हो चुके हैं, मतगणना यहां पर जो मतदान है वो शुरू हो चुका है। छत्तीसगढ़ की 20 सीटों पर चल रहा है। इसके अलावा यहां पर मिजोरम की यहां पर 40 की 40 सभी विधानसभा सीटों पर यहां मतदान चल रहा है। चुनावी नतीजे यहां पर 3 दिसंबर को आने, लेकिन इस बीच क्या क्या राज्यों में स्थितियां बन रही है, क्या चुनावी माहौल बनेगा, ये सब आपको एसपीएन 9 न्यूज की टीम लगातार अपडेट देती रहेगी। फिलहाल के लिए इस पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को लेकर अपडेट रहने के लिए देखते रहें एसपीएन 9 न्यूज।